इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करता हूँ, वॉइस आ रही है अब आ रही? वो लोग ऑनलाइन में वो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टेट में जिसको बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी, क्या बोलते हैं? वैद्युत स्थितिकी। स्थिति का मतलब क्या होता है? वैद्युत स्थितिकी क्या मतलब होता है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। ठीक है, तो जब भी हम पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में बात करेंगे तो चार्ज कैसा रहेगा? पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में रेस्ट में रहेगा। पूरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीन पार्ट है ना आपके पास। क्या क्या है आपके पास? आपके पास है, एक है इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट, और दूसरा है मैग्नेटो, तीसरा है ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबक के तरंग। ये तीन पार्ट आप इस बुक में करते हैं। ये बुक होती है आपके 12th में। ठीक है, कहाँ गए बाकी लोग? आ रहे हैं यहाँ? चाय पीने गए? ठीक है, चाय के लिए हम एक और ब्रेक दे देते हैं। आप शुरू कराएं हम तो फिर। बाकी कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा है फिजिक्स में? एमएससी वालों को तो ठीक लग रहा होगा। ठीक लग रहा है या छूट गया बहुत सारा? कौन कौन से? और बाकी लोगों को अवस्था? मैकेनिक्स, मैकेनिक्स हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऑफलाइन आप लोगों की होली के टाइम पे क्लासेस होगी इसके बाद। ठीक है, तो 10 बजते हैं क्योंकि प्रेम नगर चाहते आते मुझे भी, तो कल सब। चलिए, यानी हालांकि वैद्युत स्टडी की कब है आपके पास? स्टडी का मतलब होता है एट रेस्ट। तो जितने भी इस पूरी बुक में हम जितने भी तीनों पार्ट मिला के हम बात करेंगे किसके ऊपर? सारी बात करेंगे चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर करेंगे? चार्ज के ऊपर, यानी आवेश के ऊपर बात करेंगे पूरी बुक में। एक बार जब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टेट है तो चार्ज क्या होगा? एट रेस्ट पे होगा। कहां पर होगा? रेस्ट पे होगा। दूसरा, जब आप मैग्नेटोस्टेट में जाओगे तो चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तीसरी चीज, जब v आपका क्या हो, कोई चार्ज है अगर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो आप किसमें होते हो? मैग्नेटोस्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकत्व। ठीक है, मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं। और ये क्या होता है? वैद्युत स्थिति, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहां पर क्या होता है? चार्ज कैसा होता है? एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है। एक्सेलरेट चार्ज करता है। चार्ज एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है एक्सेलरेशन का मतलब? यहां पर अगर v कांस्टेंट अगर 5 है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं 5 ले लेता हूं, तो जो स्पीड वेलोसिटी है वो 5 ही रहेगी। यहां पे क्या होगा? चार्ज एक्सेलरेट करेगा। चार्ज की जो वेलोसिटी है यानी v कांस्टेंट नहीं होगा, v क्या होगा? चेंज हो रहा होगा। कैसा होगा? चेंज होता है। तब आप किस में होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। तो ये पूरी बुक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे एक आवेश के ऊपर, चार्ज के ऊपर। ठीक है, जब आपका चार्ज रेस्ट में हो तो आप इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ते हैं। जब आपका चार्ज कहां पर हो? मोशन में, तो कहां पर पढ़ते हो? मैग्नेटो में पढ़ते हो। और जब चार्ज एक्सीलरेट करता है यानी ये वेरिएबल है, आपकी बारी कांस्टेंट नहीं है, तब किस में पढ़ते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। ठीक है, तो पहले जो हमारा टॉपिक है सबसे ऊपर वो है इलेक्ट्रोस्टेट। तो बात किसकी करेंगे हम? इसकी इसकी बात करेंगे जब चार्ज अभी हम कांस्टेंट रखेंगे, चार्ज को हम मूव नहीं कराएंगे। ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से। चलिए नोट कर लो।
तो जिन लोगों को पहले ईएमटी पढ़ना था वो ईएमटी पहले ही पढ़े, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने मैकेनिक्स आपको बहुत पढ़ा दी ना तो मैकेनिक्स आपके समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, तो बात है सारी चार्ज के ऊपर। अरे वहां पे क्या है, आपके पास एक्सीलरेशन होता है। चार्ज क्या है? चार्ज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, जो चार्ज एक्सीलरेट करता है। एक्सीलरेट का मतलब होता है कि वो किसी वेलोसिटी, अभी कुछ वेलोसिटी थी, बाद में कुछ और हो गई। एक पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती, ठीक है। तो अब है बात है चार्ज की, सारी बात है चार्ज की, क्योंकि पूरी बुक किसके ऊपर है? चार्ज। तो चार्ज होता क्या है? हा? चार्ज होता क्या है? बताओ मुझे। हा? चार्ज सुना आप लोगों ने बचपन से पढ़ के? आप मत बोलना कि एलटी का पेपर दे रहे हैं हम चार्ज नहीं पता हमको। बचपन से पढ़ के आ रखे चार्ज होता क्या है? वो चार्ज, हाँ, ये वही बात हो गई कि मैं आपसे प्राइम नंबर पूछ लूं, नेचुरल नंबर पूछ लूं। चार्ज क्या होता है बताओ? चार्ज क्या होता है? हाँ? आप लोग बोलना नहीं चाह रहे? हाँ? हाँ? हाइट क्या होता है? चार्ज बताओ। हाँ? हाँ? एक तुमने क्या कहा? 1 सेकंड में। अब जिन्होंने एएमटी पढ़ी है उनको मैं बता दूं, कूलॉम फोर्स क्या लगता है? किसके बीच लगता है? दो चार्ज के बीच। कैसे चार्ज होते हो? चलिए इसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे तो फिर भी चार्ज है, यहाँ तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। मैं इसको पूछ रहा हूँ, ये यहाँ तो कोई करंट नहीं फ्लो हुई। आप कैसे डिफाइन करोगे चार्ज को? कूलॉम का नियम सबने सुना, 12वीं में आता था पेपर, कूलॉम का नियम बताइए। तो आप बोलते थे डायरेक्टली Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही बोलते थे सब लोग। अब यहाँ पे तो करंट नहीं, आप कह रहे हैं कि I इक्वल टू क्यू बाई टी से निकाला मैंने, Q इक्वल टू कितना? आई टी। हाँ, फोर्स लगेगा। हाँ ठीक है सही है। हाँ, और एमएससी फिजिक्स कुछ तो बोलिए इससे क्या? तो ये है काम, क्या है कामिनी, कुछ बताओ। चार्ज क्या होता है? नहीं बताओगे? चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को महसूस करता है, वो रिपल्सन करे या अट्रैक्शन करे। तो क्या होता है? चार्ज एक क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास एक इनहेरेंट एक प्रॉपर्टीज होती है जिसके वजह से क्या करता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को अप्लाई करता है। ये चार्ज था, जैसे मैंने कहा कि ये चार्ज था प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। अब इसने इस पर एक फोर्स लगाया, तो ये कोई एक ऑब्जेक्ट था जिसके पास, मान लीजिए ऑब्जेक्ट से दो गोलाकार ऑब्जेक्ट थे, इस ऑब्जेक्ट के पास प्लस मास था, इसके पास भी प्लस चार्ज था, इसके पास भी प्लस चार्ज था। अब इसने इस पर एक बल लगाया, किसके वजह से लगाया? चार्ज के वजह से। अब एग्जांपल देता हूं दूसरा। आपने बचपन में क्या करते थे? ऐसे कंगा करके या स्केल करके क्या करते थे? कागज को क्या करते थे? तो क्या होता था वहां पे? या तो रिपेल करते थे, अट्रैक्ट करते थे। तो यहीं से तो क्या हुई? चार्ज पता चला हमको कि भाई पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। और कई बार आपने कुछ चीज ऐसी देखी जो क्या है, आप रफ कर रहे हो या कुछ ऐसे कर रहे हो, वो होता दरअसल फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से डाइलेक्ट्रिक और किसी डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के बीच में चार्ज आ जाता है उसकी वजह से।
इसीलिए वो बाल की वजह से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के पास की वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से वो किसी दूसरे पर फोर्स लगाता है। ठीक है, क्या करता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जब भी हम चार्ज की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो आप जब अंधेरे में कपड़े चेंज करते हो तो एक लाइट सी आती है, तो वो क्या है, चार्ज ही तो है वो। हाँ, देखिए चार्ज अगर देखोगे आप तो मास के साथ क्या करता है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। आपके पास एक चार्ज है, कभी कभी ऐसा होता है हर चीज को छूने से करंट लग रहा होता है, लगता है, नहीं लगा कभी? नहीं, तार नहीं छूने, नॉर्मली मेटल की कोई भी चीज को टच कर रहे हो तो एक करंट लगता है, ऐसे एक झटका। गैस जलाने में वो तो स्लाइडर से लगता है। आपने कभी देखा होगा, मेरे को बहुत बार होता है कि मैं डोर टच कर रहा हूँ तो एक झटका सा लगता है, या मैंने की टच कर, कोई भी लोहे की चीज टच करता हूं तो मेरे को लगता है ऐसा। तो क्या होता है, नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कभी? करंट कौन सा फोर्स लगा, इंसान इंसान के बीच में क्या है, किसी ने वुलन या ऊन की चीज पहनी है ना, तो उसको ऑलरेडी चार्ज होता है, जब आप उसको टच करते हो तो एक करंट लगता है, तो ऑलरेडी वो चार्ज है आपके पास, उसका क्या है, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज की वजह से ही तो करंट लगता है। ठीक है, अगर कभी लगे तो याद रखना कि वो क्या है, उसमें चार्ज है और आपकी बॉडी में भी चार्ज है। चार्ज की वजह से क्या हुआ, किसी भी मेटल की चीज को आपने टच किया तो आपके क्या हो गए, सबसे आसान तरीका धूप में खड़े रहना और आते हुए किसी मेटल की चीज को टच करना, तो आपको 99% है कि एक करंट लगेगा। ठीक है सर जी, जो पुराने कपड़े होते हैं उन पे एकदम से जैसे बाल चिपक जाता है, वो चार्ज आपकी बाल में और उसमें क्या हो गया, अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गए, यानी आपके कपड़े और आपके बाल में अपोजिट चार्ज है, जैसे उनका आपने सर हिलाया तो फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन बाल और उसके बीच हुआ, तो वो क्या हो गए, चार्ज जनरेट हो गए, इंड्यूस हो गए। आपके बाल में जो चार्जेस है और उसके बाल में जो चार्जेस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, देन वो क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, वॉइस की उसमें भी तो होता है, दाढ़ी में कभी ऐसे वो अलग चीज है, नहीं यही है चार्ज का फिनोमिना, बिल्कुल, वो तब आती है जब रात के उसमें आप ऐसे करते हो ना, जैसे रात में अंधेरे में करते हो ऐसे लाइट सी जड़ती। ठीक है, चलिए, तो मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, लिख सकते हैं, यानी क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, लिख लो अपने लिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है जिसके वजह से, जिसके वजह से, जिसके वजह से, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक, जिसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन, इलेक्ट्रो इंटरेक्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन इलेक्ट्रो इंटरेक्शन फोर्स को दूसरी वस्तु पर लगाता है। ठीक है, दूसरी वस्तु पर लगाता है, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे, या ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रो इंटरेक्शन, इलेक्ट्रो इंटरेक्शन बिटवीन, बिटवीन अनदर ऑब्जेक्ट। मैंने सुना करण की ईएमटी अच्छी है, करण
डिस्कवरी ऑफ चार्ज, मैं सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। डिस्कवरी ऑफ चार्ज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ चार्ज, ये बुक आपको महसूस भी नहीं होगी, ठीक है। और अगर इस बुक को अपने आप में पढ़ने लगे तो 2 महीने लेके जाएगी आपकी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि खुद से हो जाएगा तो उनको एक EMT की बुक पकड़ा देना कि भाई इससे जितने क्वेश्चन आ रखे हैं उनको करके देना। कोई कहीं से भी पढ़ के आ रखा हो पूछ लो ना, तो हम, ठीक है, टेस्ट दिए थे, मेरे को कर लेना चाहिए था। टॉपर फ्रैंकलिन, ठीक है, लो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब पढ़ते हैं हम कौन से वाले, जो आप बोलते हो कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी टी यहां से क्यू क्या रहता है? आई टी। अगर मैं यूनिट देखूं यहां से तो यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट कितनी है? एम्पियर सेकेंड। इसी को क्या बोला जाता है? कूलॉम बोला जाता है, ठीक है। कूलॉम, ठीक है, क्या बोला जाता है? तो SI यूनिट क्या है इसकी? कूलॉम। अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूं, डायमेंशन क्या होगी? आई का क्या होगा? ए, AT होता है, ठीक है, क्या होगा? AT होता है, ठीक है। डायमेंशन क्या होगी? AT होता है। अब यहां पर, अब देखो, डिस्कवरी किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। इसके यूनिट को किसने दिया? कूलॉम। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, तो एक लिख सकते हैं आप अगर लिखना चाहेंगे, ठीक है। इसमें लिखो नेक्स्ट पेज में, डिस्कवरी क्या की थी? यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज कूलॉम, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है आपके पास? कूलॉम होती है, ठीक है, कूलॉम होती है, हिंदी में कूलॉम ही बोलते हैं। तो ये जो कूलॉम की है, ये जो डिस्कवरी की थी, ये किसने की थी? डिस्कवरी ये की थी, कूलॉम का पूरा नाम जानते हैं? कोई नहीं जानते होंगे। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम, ठीक है। वैसे पूरे नाम से क्या ही करना, लिख सकते अगर लिखना चाह रहे हो। मैं डी कूलॉम लिख देता हूं, ठीक है। डू डी कूलॉम ने की थी, ठीक है। इसकी डिस्कवरी, यूनिट की डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है। अब अभी तो थी आपके पास क्या है, कौन सी यूनिट? SI यूनिट। अब CGS यूनिट देख लेते हैं। CGS यूनिट ऑफ चार्ज, CGS यूनिट क्या होती है आपके पास? इसको बोलते हैं आपके पास, या तो आपके पास स्टेट कूलॉम बोलते हैं, या ESU बोलते हैं, या फ्रैंकलिन बोलते हैं। 3 नाम है। क्या क्या बोला मैंने? स्टेट कूलॉम, या फिर दूसरा क्या बोला मैंने? ESU। ESU का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है इसका नाम? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या थर्ड क्या बोला मैंने, जो किसके नाम पे है?
फ्रैंकलिन के नाम पे, ठीक है, फ्रैंकलिन, ये तीनों ही नाम है। तो सीजीएस यूनिट में इसका कोई भी एक यूनिट ऐसा, हाँ बस इतना ही है, STAT, स्टेट। अब करण ने एक बताया था, एक कूलाम ना, है ना? चलिए अभी डायनेमिक यूनिट के बाद, एक कूलाम बताया था ना आपने। चलिए अब अगर मैं डायनेमिक्स यूनिट की बात करता हूं, डायनेमिक, डायनेमिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? गतिक, गतिकी, डायनेमिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो डायनेमिक यूनिट जो होती है वो होती है आपके पास फैराडे, ठीक है। क्या होती है, सॉरी, डायनेमिक तो वो इंडस्ट्रियल होती है, ये होती है EMU, यानी होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट। क्या होती है? EMU, भूल जाओगे बाद में, लिख लो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट। ये कैसी यूनिट है? डायनेमिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट गति की इकाई है, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे लिखोगे इंडस्ट्रियल, मतलब औद्योगिक। क्या है आपके पास? औद्योगिक, इंडस्ट्रियल। जिसको बोलते हैं औद्योगिक, औद्योगिक, सही लिखा मैंने औद्योगिक, हाँ? औद्योगिक, तो ये होता है फैराडे। मतलब जब भी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग चीज है ना, इनमें आप ऐसा नहीं बोलेंगे इतना कूलाम का चार्ज है या इतना कुछ, वहां पर क्या बोलते हैं? इतना फैराडे, ठीक है। क्या है? फैराडे। अब आप बोलोगे हमको इतनी सारी यूनिट याद रखनी है, नहीं, फिर आपको क्या याद रखना? सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, और एक फैराडे में कितने गुलाम होते हैं, और एक गुलाम में कितने ESU होते हैं, है? फिर, है? 96,500 गुलाम होते हैं, सही बात। इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो वहां पर फैराडे यूज करते हैं आपके पास, ठीक है। औद्योगिक, इंडस्ट्रियल। चलिए तो इनमें रिलेशन भी लिख लेते हैं एक, कि क्या क्या रिलेशन है। अच्छा, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बता सकते हैं। एक होता है, एक ABC। ABC मतलब बोलते हैं, क्या हो गया ABC? एब्सोल्यूट कूलम, 1 एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है, लिख लो इसमें एब्सोल्यूट कूलम। एक एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू कितना होता है? एक एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू होता है 10 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है? 10 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है? 10 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। अब एक कूलम कितना होता है? एक कूलम 1/100 EMU के बराबर होता है। EMU बताया था अभी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट। और एक कूलम किसके इक्वल होता है? या चलिए इसके आगे लिख देता हूं मैं, 3 इंटू 10⁹ सॉरी क्या पढ़ा था, अटोमिक क्या था वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ESU,
ESU के इक्वल होगा। और 1 फैराडे जो इन्होंने कहा कि 1 फैराडे इक्वल टू कितना था? 96,500 कूलम। अब देखो, दो चीज लिखेंगे हम। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी? एक इसमें लिखेंगे। क्या क्या लिखा हमने? एक तो फैराडे लिखा, फैराडे के अलावा और कौन सा है? सबसे बड़ी होती है फैराडे, फिर होती है एबीसी, फिर होती है सी, फिर होती है ESU। बस इतना ध्यान रखना, बीच का छोड़िए। ये सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी। और ये क्या होती है? सबसे बड़ी। सबसे छोटी यूनिट और सबसे बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट फैराडे। उन दो को ध्यान रखिए। या फ्रैंकलिन भी आ सकता है। फ्रैंकलिन तो जानते हैं आप लोग। मैं यही है, मैंने ESU के बराबर फ्रैंकलिन लिखा था। अच्छा, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए ठीक है, तो लिख लो। चार्ज एक अदिश राशि है। बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है? चार्ज के बारे में बहुत ज्यादा बात भी कर सकते हैं हम लोग। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम बहुत बात कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो जल्दी खत्म। चार्ज क्या है? एक स्केलर है। तो दोनों स्केलर लिख दी। चार्ज क्या आपके पास? स्केलर है। अच्छा, एक अगर हम लिखें, मैंने कहा था कि कभी हम जाते हैं तो क्या है, किसी मेटल की चीज को टच करते हैं तो एक करंट लगता है। तो क्या है, हम हमारे पास मास है, तो मास क्या है? करंट है, मास के साथ करंट है। और ऐसा भी देखो कि लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। आपने देखा ऐसा चार्ज कोई लटका हुआ है? नहीं होता है ना ऐसा। हालांकि आपके बुक में ऐसा बना रखा होता है, ऐसा कहीं देखा होगा मैंने, है ना? ऐसे देखे आपने कि चार्ज हवा में उड़ रहा है और आपसे टकराया और आपको करंट लग गया है? नहीं था ना कहीं आप किसी बॉडी से बोलते हैं, किसी सिस्टम से बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके क्या, जैसे आप बोलते हो कि कोई न्यूट्रॉन है, उसके पास कितना मास है, इतना। देखो न्यूट्रॉन के पास क्या होता है? चार्जलेस होता है। तो आप इतना बात समझ गए, तो मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन फिर आप देखते हो कि प्रोटॉन के पास मास है, चार्ज है, बहुत सारी चीजें जिनके पास क्या मास है तो चार्ज है। तो चार्ज मास के साथ एसोसिएट रहता है, पर जरूरी नहीं कि मास क्या। मैं कहना चाह रहा हूं कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, पर मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस लाइन को लिख सकता हूं। क्या लिखेंगे नेक्स्ट? लिख लो, क्या लिखेंगे? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, बट हिंदी वाले भी क्या लिखेंगे? बिना द्रव्यमान के
बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, या हम कह सकते हैं, ठीक है, बट द्रव्यमान एग्जिस्ट कर सकता है, लिख सकते हैं, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट मास कैन exist without charge। एएमटी के कितने पढ़ने के मूड में हो आप? बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने के मूड में हो या पेपर के लिए बस? हैं? एक ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ लिखवाऊंगा यार, सब मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े डेरिवेशन मैं नहीं कराता, तो मतलब एक होता है चीजों को कनेक्ट करके चलना, एक होता है अपने को पेपर के लिए, वो मैं सफिशिएंट दे सकता हूँ आपको 10 से 15 पेजेस, थोड़ा कनेक्ट करके ना, जैसे बाकी सब्जेक्ट करें हमने वैसे ही करते हैं। मैं बताता हूँ कि मेरे को ना 4 बुक से खून नहीं होती थी, क्या गजब इसको अच्छे हो गए होंगे, कोई नौकरी कर दे दिया हो गया, क्या नहीं। मेरा एक भतीजा था, वो आई किया हमने, ठीक है, अब क्यों क्या है, उस वो सीधी होगी ना, जिस सीजी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट 0 होता है, ठीक, मतलब क्या होता है, कर्ल रोटेशन, और इसका मतलब होता है डाइवर्जेंस। तो जो चीज घूमती है वो चीज फैलती नहीं है, जो चीज लेंथ में जितनी ज्यादा होती है वो उतनी गहरी नहीं होती, जो चीज सच्ची होती है वो सीधी होती है, लेंथ में ज्यादा होती है वो उतनी गहरी नहीं होती, और जो चीज ट्रू नहीं होती, सच्ची नहीं होती, वो उतनी गहरी होती, लंबी नहीं होती, ठीक है। तो ये ठीक है, चलिए ठीक है, लिख लो वेक्टर के उसमें लिख लेना, और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल 0 होता है, ठीक है, डीसी और सीजी दो नोट कर लो इसको ना, डीसी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एंड सीजी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट 0 होता है, ठीक है। जब भी आपके पास सपोज आपके पास पूछा जाए, लिखा कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है आपके पास, 0 होता है, ठीक है, शॉर्टकट के लिए। और किसी भी चीज का रोटेशन देख रहा हूं, हाँ, जीडी होता है, लिख लेना इसको, टाइप्स ऑफ चार्ज कौन कौन से चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब बोलते हैं, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी, डिफिशिएंसी होता है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सेसनेस, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ये है, यहां पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, डेफिशिएंसी की स्पेलिंग ठीक नहीं है, डेफिशिएंसी यही होता है ना,
डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बढ़ोतरी। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी क्वांटाइजेशन को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे क्वांटाइजेशन को? क्वांटीकृत का सिद्धांत ही बोलते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज क्या कहता है, जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, इंटीग्रल फॉर्म में आएगी। यानी n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 सो ऑन। मतलब फ्रैक्शनल चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू आएगी। तो ये क्या कहता है आपके पास, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। जहां आपको पता है n की वैल्यू 0 तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो इसलिए 0 आप हटा भी सकते हो। 1 2 3 4 से शुरू करना। और n क्या होता, n तो हो गया। अब e क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, e की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। यानी जो चार्ज होता है वो मल्टीपल इंटीजर ऑफ किसका होता है, ई का होता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ इंटीजर ऑफ ई होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग इसमें। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 16 कूलम। हाँ एनक्यूल, तभी तो बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, चार्ज क्वांटाइजेशन रूल क्या कहता है कि चार्ज क्या है आपके पास, मल्टीपल इंटीजर ऑफ ई होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैंने क्वार्क पढ़ाया था आपके पास 2/3 1/3, वहां पे तो फ्रिक्शन में होता है? देखो इस क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि फ्रिक्शन की फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और हमने आपको वो पढ़ा रखे हैं, क्वार्क पढ़ा रखे हैं, आएंगे अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लो। ये क्या कौन सा पेपर था, वो आरएमओ उसमें आया था। ठीक है, 2019 में जो हुआ था, रेडियो ऑपरेटर एसआई वाला। ठीक है, क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 16 कूलम 16 कूलम negative charge will be negative coulomb, negative charge will be। ठीक है, नेगेटिव चार्ज विल बी। ठीक है, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 16 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। 16 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। 16 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। मैं ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग ट्राई करिए। ए ऑप्शन है 1 × 10⁻20 एंड बी ऑप्शन है 1 × 10⁻19 एंड सी ऑप्शन है 2 × 10⁻20, सी है 1.6 10⁻19 एंड डी ऑप्शन है 2 × 10⁻20। बताइए। ए ऑप्शन, चलिए तो जिनका ए आ रहा है कैसे आया,
सिंपल सा है सोल्यूशन, अभी पढ़ा हम लोगों ने। क्वांटाइजेशन का रूल क्या कहता है आपके पास, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। आपसे पूछा आपकी बार n है, Q अपॉन ई, ठीक है। Q कितना दे रखा है 16, चार्ज तो दे रखा है, ये कूलॉम ही तो है। अब E की वैल्यू कितनी बताई थी अभी पीछे, तो देखिए 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। अभी देखो यहां से कितना आ जाएगा, अगर ये डिवाइड बाई 10 कर दूं मैं तो कितना आ जाएगा 16/16, और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19, और ये ऊपर चले जाएगा तो कितना बन जाएगा, हाँ 10 हो जाएगा ना। इसके नीचे पॉइंट हटाओगे तो ये 10 आएगा, है ना। ऐसा अगर हटाओगे इसको 10 नीचे आएगा तो 10 ऊपर चले जाएगा। 16 से 16 कैंसल, तो 1 इंटू, और ये भी ऊपर चलेगा तो कितना बन गया 10 टू द पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वापस आते हैं चार्ज क्वार्क के ऊपर। हमने जब आपके पास क्वार्क पढ़ाया होगा तब भी एक बात कही होगी कि क्वार्क फ्री स्पेस में एग्जिस्ट, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। चलिए, क्वार्क पढ़ाया था हमने आपको। क्वार्क क्या कहा था क्वार्क के बारे में, हाँ क्वार्क क्या बताया था हमने, क्या होते क्वार्क आदि, क्या होते क्वार्क, हाँ वो तो मैंने याद करने का तरीका बताया, क्या होते हैं, हाँ पीछे वाली रो क्या होते हैं क्वार्क, टाइप नहीं, मैंने बोला क्वार्क होते क्या है। पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, किसी भी एटम का ले लो, किसी भी मेटल पार्टिकल का ले लो, इनसे छोटे पार्टिकल में आप विभक्त नहीं कर सकते, तो क्या करते हो। अब जो है क्वार्क थ्योरी, और मैंने कहा था कौन थी, निशिजिमा और गैलीलियो था, उन्होंने क्या किया था, निशिजिमा जो थी, इन्होंने क्या किया था, जो है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनको भी और छोटे पार्टिकल में क्या किया था, तोड़ा था, उनको बोलते क्वार्क। उन्होंने कहा था कि कोई भी क्या है, क्वार्क है, कोई भी प्रोटॉन है वो दो क्वार्क से मिलकर बना है, और एक दो अप से और एक डाउन से बना हुआ है। वैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किससे बना है, दो डाउन से एक अप से। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। अगर क्वार्क मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो दो फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो वो थे क्वार्क, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, तो वहां पे पढ़ा रखे हमने, यहाँ लिख लो, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस, या फ्री स्टेट लिख लो। स्वतंत्र, इसीलिए इनको आप बोलोगे फिर हमारी, हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो चीज स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस आप क्या बोल रहे हो, ऐसा है, ठीक है। फ्री स्पेस में यानी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ाया था आपके पास अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स, और क्या पढ़ाए थे, स्ट्रेंज क्वार्क्स, नहीं, चार्म क्वार्क्स और स्ट्रेंज क्वार्क्स, और क्या था, एक, हाँ 6 तो हो गए। तो हमने कहा था ये ऐसा, ये ऐसा, जिनके पास जो चार्ज होता है वो +2/3 ई होता है, और इसके केस में जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1/3 ई होता है, प्लस प्लस क्यों,
अब देख लेते हैं, अगर आपके पास डाउट आ गया मान लीजिए प्लस है, तो अभी हमने क्या कहा, प्रोटॉन किससे मिलकर बना है, 2 अप और एक, तो देखिए 2/3 प्लस आएगा इंटू आएगा, प्लस 2/3 प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है। अगर माइनस लगाऊंगा तो देखो आपको प्रोटॉन के बाद इतना ही चार्ज तो होता है, नहीं दिख रहा आपको, हाँ? अगर प्लस है तो 5 आ रहा है, अगर माइनस करूँ तो हाँ माइनस से आ रहा ना यहाँ, हाँ तब आ रहा ना, एक ही तो चाहिए हमको, बोर हो रहे क्या आप लोग, तब आ रहा है ना एक, हाँ अरे प्रोटॉन के पास कितना, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। फिजिक्स में सारे रास्ते हैं, देख लो किसी चीज का, अगर आपको बेसिक चीजें पता है, तो मान लीजिए भूल गया मैं वहां पे, अब करण को याद था, मैं भूल गया, तो मैं किससे देखूंगा, करण से नहीं देखना था ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, हाँ वैसे भी आप लोगों को आदत है 8:30 बजे तक बैठने की ना, हाँ 5:30 से बैठते थे, तो आज तो ब्रेक तो हो गया था, हाँ? कोई नहीं, एक और अभी देंगे आपको, थोड़े ब्रेक दे देंगे, हाँ क्या शुरू हो जाएगा, कोई नहीं, इस बार मैं पिला दूंगा आपको चाय, ठीक है। ऑनलाइन में है, ऑनलाइन वाले भी आज तो काफी मिल, चलिए आगे चले, इस बार दे देंगे आपको 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है।